Hello students, a very much welcome to today's class. Welcome to another batch of class 11th. So this is the last lecture of transporting plans. Okay, so we are going to discuss today about the potassium pump theory, last lecture of transporting plans. In the next class, we'll discuss a very new chapter. Okay, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। आपको रेगुलर नोट्स मिलते रहेंगे बोथ 11th एंड 12th जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाले हैं इन योर नीट एग्जामिनेशन। ओके, सो ये एक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि गर्ड सेल एज यू ऑल नो, ठीक है, गर्ड सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली स्टोमाटा के बारे में पढ़ेंगे कि जब ये गर्ड सेल है, जब ओपन होता है, कब ओपन होता है? ड्यूरिंग द डे टाइम। तो बेसिकली ये पोटेशियम पंप थ्योरी में हम यही पढ़ेंगे, जो हमारा गर्ड सेल है ड्यूरिंग डे टाइम और ड्यूरिंग नाइट क्या होता है, राइट? तो सबसे पहले अगर हम डे की बात करें, so this is the daytime. During the daytime what happens is that, तो this is the stomata, ये हमारा गर्ड सेल है, दिस इज द वैक्यूल। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले, अगर ये दिख रहा है आपको, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट converts into PEP, that is phosphoenol pyruvic acid, and that gets converted to oxalic acid, and that gets converted to malic acid. Okay, तो वही जो मैलिक एसिड, तो बेसिकली ये सारे रिएक्शंस हो रहे हैं गर्ड सेल के अंदर। ठीक है, क्लियर है? तो जब ये मैलिक एसिड है, व्हेन इट गेट्स डिसोशिएटेड, जब ये डिसोशिएट हो जाएगा, दैट मीन्स इट ब्रेक्स डाउन, मैलिक एसिड गेट्स ब्रेक डाउन इनटू मेलेट आयन एंड H प्लस आयन। ठीक है, तो जो H प्लस आयन जो हमारे गर्द सेल में बन गया, अब वो क्या हो गया? इफ्लक्स हो रहा है, दैट मीन्स वो H प्लस आयंस क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है। क्लियर है? ठीक है, अब ये जो H प्लस आयंस जो बाहर जा रहा है, ठीक है, तो दैट इज पंप और या एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये जो H प्लस आयंस जो डिसोशिएट होके बाहर आ गया, अब वो जो मेलेट आयन, जो मेलेट आयन था और H प्लस था, ये दोनों रिएक्ट करके इट विल फॉर्म पोटेशियम मेलेट। ठीक है, जो कि क्या है? सॉल्युबल फॉर्म में, सॉल्युबल है। तो जब ये पोटेशियम मेलेट है, अब ये क्या होगा? अब जब ये वैक्यूल के अंदर जाएगा, अब ये क्या होगा? जब H प्लस इफ्लक्स हुआ, बाहर हुआ, बाहर आ गया, पंपिंग हो गया, पंपिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। उसके बाद जो ये हमने पोटेशियम मैलेट मिला था जो सोल्यूबल फॉर्म में था, आफ्टर गेटिंग रिएक्शन विद मैलेट आयन, मैलेट आयन और H प्लस का रिएक्शन जब हुआ तो पोटेशियम मैलेट फॉर्म हुआ। दैट मीन्स अब जो इन H के प्लस होगा, ठीक है, तो दैट के प्लस विद इनसाइड, अब जो के प्लस फॉर्म हुआ वो इनफ्लक्स हो रहा है, दैट इज के प्लस इज गोइंग इनसाइड द वैक्यूल। ठीक है, तो इस तरीके से जो है पोटेशियम पंप थ्योरी, H प्लस का बाहर होना, इनफ्लक्स होना के प्लस का, व्हेन द रिएक्शन बिटवीन H प्लस और मेलेट आयन का रिएक्शन होता है तो पोटेशियम मैलेट होता है, एंड देन दैट्स इनफ्लक्स ऑफ के प्लस अंदर जाएगा। तो जो पोटेशियम मैलेट था, पोटेशियम मैलेट, जब पोटेशियम मैलेट जब सेल के अंदर जाएगा तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसा कि पता है इन्फ्लक्स हो रहा है हमारा पोटेशियम प्लस का, तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हमारा यहाँ ज़्यादा है। जब 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 ही सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो सेल क्या हो जाता है? फूल जाता है। इसी वजह से इसी वजह से मैंने जो ये गर्ड सेल बनाया है, ये मैंने फुला के बनाया। क्यों? जब यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, जब पोटेशियम मैलेट सॉल्यूट जब इनसाइड द सेल गया, सेल फूल गया। जब सेल फूल गया तब सोल्यूशन क्या हुआ हमारा? हाइपरटोनिक, हाइपर हो गया, हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो गए। क्लियर है? जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो हाइपरटोनिक है। तो इनसाइड द सेल जो है हाइपरटोनिक है हमारा। ठीक है, दैट मीन्स जो वाटर है इसमें हमारा क्या होगा? एंड ऑस्मोसिस होगा। एंड ऑस्मोसिस क्यों हुआ? क्योंकि जब हमारे सेल के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, डायग्राम बाद में बनाएगा, सेल के अंदर अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन है तो सेल के बाहर क्या होगी? हाइपो होगी। ठीक है, तो एज यू ऑल नो ऑस्मोसिस कैसे होता है? हाइपो टू हाइपर,
तो हमारा यहाँ ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ हो रहा है, हाइपो बाहर है और सेल के अंदर हाइपरटोनिक है, तो हमारा ऑस्मोसिस कहाँ से होगा, हाइपो टू हाइपर। क्लियर है? तो बाहर से अंदर आ रहा है ऑस्मोसिस, इसको हम क्या कहेंगे, एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है? अब ये जो पानी है, ये जो वाटर है, वो कहाँ जा रहा है, इट्स फ्लोइंग इनटू द सेल। अब ये जो पानी है, बाहर से हमारा हाइपो से हाइपरटोनिक मीडियम में ऑस्मोसिस हुआ, जो पानी हमें मिला वो पानी जो बाहर से अंदर आ रहा है, दैट इज फ्लोइंग इनटू द सेल। जब सेल के अंदर पानी भर गया है, ये पानी बहुत ज्यादा भर जाता तो सेल फूल जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, टर्जिड। दैट मीन्स जो सेल है हमारा, जो गार्ड सेल है, वो क्या है, टर्जिड है। जब टर्जिड हो जाएगा तो वो जो है गार्ड सेल हमारा ओपन हो जाएगा। इसी वजह से हमने कहा कि जो स्टोमाटा है, स्टोमाटा में ही गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? उसी गार्ड सेल के बारे में बहुत ही डिटेल्स में पढ़े हम कि कैसे जो है हमारा स्टोमाटा ओपन होता है ड्यूरिंग द डी टाइम। ओके? तो जो गर्ड सेल है वो क्या हो जाता है, टर्जिड हो जाता है। क्यों टर्जिड हो रहा है, क्योंकि पानी जो है सेल के अंदर आ रहा है, बाहर से अंदर पानी आ रहा है, तो सेल जो है पानी की वजह से सेल फूल गया है, तो इसकी वजह से सेल क्या है, टर्जिड हो गया है। क्लियर है? तो ड्यूरिंग डे टाइम हमारा स्टोमाटा क्यों ओपन होता है, ये रीजन है, इस तरीके से रिएक्शन होती है। पोटेशियम पंप थ्योरी हमें देखने को मिलता है, जो कि ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्लास में पोटेशियम पंप थ्योरी बताने वाले हैं। तो दिस इज अबाउट द पोटेशियम पंप थ्योरी। अब हम बात करेंगे कि नाइट में क्या होता है, जब नाइट में स्टोमाटा क्लोज्ड क्यों हो रहा है। अब रात में क्या हुआ, पानी की कंसंट्रेशन कम हो गई। ठीक है? तो हमारा जो गर्ड सेल है वो ऐसा छोटा हो गया, आई मीन श्रिंक हो गया, जिसको कहते हैं। ये गार्ड सेल क्या था, फूल गया था, क्योंकि पानी सेल के अंदर गया था। लेकिन जब स्टोमाटा रात का टाइम हुआ तो पानी जो हो गया, कम हो गया है, आई मीन वो श्रिंक हो गया है सेल, हमारा गार्ड सेल। सो ये एक गार्ड सेल मैंने बताया। जैसा आप लोगों को पता है, रात में प्लांट को लाइट तो मिल नहीं सकती है, बिकॉज सनलाइट तो सिर्फ डे टाइम में ही होती है, राइट? तो यहाँ पे कोई लाइट नहीं होती है। जब कोई लाइट नहीं है तो जाहिर सी बात है कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। तो हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर से गर्द सेल को मिल रहा है। जब कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, देन वाटर और CO2 वो क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। ठीक है? एंड दैट रिएक्शन विल फॉर्म क्या, H2CO3। जो वाटर प्रेजेंट है इनसाइड द सेल, वो CO2 के साथ रिएक्ट करेंगे और फॉर्म करेंगे कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड क्या है, ये एसिडिक पीएच है। ठीक है? ये पीएच एसिडिक बना रही है इन द गर्ड सेल। ठीक है? तो दैट मीन्स ये जब कार्बोनिक एसिड फॉर्म हुआ, तब यहाँ पे क्या हुआ, H प्लस का इन्फ्लक्स हुआ, H प्लस बाहर आया। ठीक है? और K प्लस का इफ्लक्स हुआ, बाहर गया, K प्लस बाहर गया, H प्लस इनसाइड आया। दैट मीन्स जो एसिडिक पीएच हुआ गर्द सेल में, वो एक हार्मोन को ट्रिगर किया, जिस हार्मोन के कारण, जो हार्मोन का नाम है ABA, एंटी ट्रांसपिरेशन, उसके कारण दिस हार्मोन्स इज रिलेटेड, ये हार्मोन ही रेस्पॉन्सिबल है स्टोमाटा को क्लोज करने के लिए। तो स्टोमाटा को क्लोज कौन कर रहा है, एक हार्मोन है जो ट्रिगर कर रहा है। जब जब कार्बोनिक एसिड फॉर्म हो रही है, दैट मीन्स एसिडिक पीएच ज्यादा एसिडिक फॉर्म में है इन द गार्ड सेल, उसके कारण एक हार्मोन ट्रिगर कर रहा है जिसका नाम है एंटी ट्रांसपिरेशन, एंड दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजर ऑफ स्टोमाटा। ठीक है? इसको क्या कहेंगे, ये सब्सिडियरी सेल्स है जो प्रेजेंट है आउटसाइड द गार्ड सेल। ठीक है? तो जब स्टोमेटा क्लोज हो रही है तो गार्ड सेल क्या होगा, फ्लैसिड हो जाएगा, ऐसा छोटा श्रिंक होने लगेगा, तो इसको हम कहेंगे फ्लैसिड। दैट मीन्स जो जितनी भी पानी थी वो पानी कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, आउट ऑफ द सेल। जब पानी बाहर चला गया तो H प्लस इनसाइड द सेल आ रहा है, और जो पोटेशियम मैलेट था, जो पोटेशियम मैलेट ऑलरेडी हमने यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है पोटेशियम मैलेट, तो वो डिसोशिएट करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, मैलेट आयन, और ये डिसोसिएशन विल लीड्स टू K प्लस का इफ्लक्स। दैट मीन्स जो K प्लस थे सेल के अंदर वो बाहर आ रहे हैं, और H प्लस जो थे वो इनसाइड द सेल आ रहे हैं। ओके? क्लियर है यहाँ तक? So this is about the
steps happen in the guard cell during the night time. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, जब मेलेट आयन फॉर्म हुआ था, मेलेट आयन, that means मेलेट आयन will react to H plus, that is hydrogen ions. Okay, that hydrogen ions जब मेलेट आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है, then it forms what, मैलिक एसिड. ठीक है, तो मैलिक एसिड जब फॉर्म हुआ, that will leads to the formation of starch. ठीक है, तो स्टार्च जो कि क्या है, इनसॉल्युबल फॉर्म में है. क्लियर है, दैट मीन्स जब स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ तो सॉलिड का कंसंट्रेशन कम हो गया, क्योंकि देखिए पानी बाहर आ गया, सेल से बाहर आ गया, सॉलिड की कंसंट्रेशन कम हो गई. जब सॉलिड की कंसंट्रेशन कम हो गई तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल ये भी कम हो गया, दैट इज विल आल्सो डिक्रीज. तब जाके हमारा सॉल्यूशन हाइपोटोनिक हो गया, दैट मीन्स पानी कम है, पानी सेल से बाहर आ गया, हाइपो हो गया. राइट, तो जो जैसा कि आपको पता है ऑस्मोसिस कैसे होगा, हाइपो से हाइपर होगा. ये ऑस्मोसिस हो रहा है क्योंकि सेल, हमारा जो सेल था वो इनसाइड हाइपो है, बाहर हाइपर है, तो सेल से पानी बाहर जा रहा है. राइट, तो हमारा एक्स ऑस्मोसिस हुआ, बाहर का मीडियम हाइपर है, जो सब्सिडियरी सेल यहाँ प्रेजेंट है यहाँ पे ये हाइपर है, और इनसाइड का मीडियम क्या हो गया, हाइपो हो गया. हाइपो क्यों हो गया, क्योंकि पानी जितने थे वो सेल से बाहर आ गए, क्योंकि हमें रात में लाइट नहीं मिल रही है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है. राइट, फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही है, मीडियम में कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है. ठीक है, तो इस तरीके से जो पानी है वो सेल से बाहर आ गए, तब मीडियम क्या हो गया, हाइपोटोनिक हो गया. दैट मीन्स हमें एक्स ऑस्मोसिस के थ्रू जो है पानी हाइपो से हाइपर मीडियम में जाएगा. दैट मीन्स हमारा जो गर्ड सेल है वो फ्लेसिड हो जाएगा, और इसी तरीके से हमारा स्टोमेटा क्या होता है, क्लोज होता है. तो ये दो कंडीशन है कि डे टाइम में हमारा स्टोमेटा ओपन होता है और नाइट में हमारा स्टोमेटा क्लोज होता है. ठीक है, तो दैट्स द रीजन एंड दिस इज द थ्योरी, पोटेशियम पंप थ्योरी, जिसके बारे में साइंटिस्ट ने बताया कि हमारा गर्ड सेल कैसे ओपन होता है, व्हाट्स द रिएक्शन हैपनिंग इन इट, क्या प्रोसेस है, कैसे पानी इनसाइड द सेल जा रहा है, कैसे पानी बाहर आ रहा है सेल से, ये सारी चीजें जो है पोटेशियम पंप थ्योरी में बताई गई है. अब हम बात करेंगे द फैक्टर्स दैट इज अफेक्टिंग द ट्रांसपिरेशन. ओके, तो सबसे पहले अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें तो ये हमारा स्टोमेटा, ये हमारा गार्ड सेल है, या आप कह सकते हैं दिस इज स्टोमेटा. स्टोमेटा में जैसा आप देख सकते हैं पानी, CO2 इनसाइड, पानी बाहर जा रहा है. तो सबसे पहले एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें तो लाइट, लाइट दैट विल फेवर्स ट्रांसपिरेशन. जब लाइट रहेगा उसी के प्रेजेंस में हमारा जो प्लांट है वो फूड को प्रिपेयर करेगा. जब फूड प्रिपेयर करेगा, जब खाना प्रिपेयर हो गया तो पूरी जितनी भी पार्ट्स है प्लांट का वो सारी जगह में पहुंचना, ट्रांसपिरेशन होना, वाटर लॉस होना थ्रू द स्टोमेटा. जब वाटर लॉस होगा तो प्लांट को, लीफ को डिमांड होगी, जब डिमांड जनरेट होगी तब लीफ कहाँ से पानी मांगेगा, रूट से पानी मांगेगा, फिर रूट से वापस से पानी जाएगा लीफ तक. तो इस तरीके से जो है प्लांट की ट्रांसपोर्टेशन चलती रहती है. राइट, दूसरा, humidity is indirectly proportional to transpiration. Humidity is inversely proportional to transpiration. Temperature, that means temperature जितना ज्यादा होगा ट्रांसपिरेशन भी उतना ज्यादा होगा. विंड, हाई विंड जो है, अगर हाई विंड बहुत तेजी से अगर हवा बह रहा है बाहर तो ट्रांसपिरेशन क्या हो गया, डिक्रीजेस हुआ. जब स्लो विंड हुआ, जब हवा धीरे धीरे हो रहे हैं तब ट्रांसपिरेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. ठीक है, और भी फैक्टर है लाइक सॉइल सोल्यूशन. जैसे कि आप जानते हैं हमारा सॉइल, सॉइल में क्या है, वाटर प्रेजेंट है. ठीक है, तो हमारा सॉइल सोल्यूशन, अगर सॉइल का सोल्यूशन कंसेंट्रेटेड है, ठीक है, तो जो हमारा वाटर का मूवमेंट होगा वो हाइपो से हाइपर होगा. सॉइल का कंसेंट्रेशन, सॉइल, ये सॉइल है यहाँ पे कंसेंट्रेटेड ज्यादा है तो ये हाइपर हो गया, ये मीडियम. ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है ऑस्मोसिस ऑलवेज हैपेंस फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपर, तो ऑस्मोसिस कहाँ से होगा, हाइपो से हाइपर तक. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट द इंटरनल फैक्टर के बारे में तो स्टोमाटा, तो स्टोमाटा पर डिपेंड करता है कि नंबर क्या है उसका, नंबर ऑफ स्टोमाटा कितने ओपन है, स्टोमाटा के डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उस पर डिपेंड करता है इंटरनल फैक्टर. एंड अगर द स्टोमाटा सनकेन है तो इट विल डिक्रीज द ट्रांसपिरेशन. ओके, और क्यूटिकल जो आउटर लेयर है, ठीक है, लीफ का, उसको कहते हैं क्यूटिकल, तो थिक क्यूटिकल उस पर भी डिपेंड करता है हमारा इंटरनल फैक्टर दैट विल अफेक्ट द ट्रांसपिरेशन. ओके, तो ट्रांसपिरेशन हैज मोर देन वन पर्पस. देखिए ट्रांसपिरेशन का एक से ज्यादा पर्पस है, तो पहले हम उसके पर्पस को पढ़ते हैं.
पहला, इट विल क्रिएट ट्रांसपिरेशन पूल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट। जैसा कि मैंने कहा, ट्रांसपिरेशन पूल कब जनरेट हो रही थी, ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बताया गया था, जब वाटर की लॉस हो रही है थ्रू द मार्जिन ऑफ द लीव्स, तब उस प्लांट को जरूरत पड़ी है, डिमांड हो रही है पानी की, तो जो पुल जनरेट हो रहा है दैट इज नॉन एज ट्रांसपिरेशन पुल। रूट से लेके लीफ तक जो जनरेट हो रहा है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स, एंड दैट विल लीड्स टू द ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, तो पहला हो गया। दूसरा, इट विल सप्लाई वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। दैट मीन्स ये पानी, जो पानी की जरूरत होगी, ठीक है, पानी कहाँ से आ रहा है, सॉइल में पानी है, हमने एक प्लांट में पानी दिया, वो सॉइल एब्जॉर्व करेगी। सॉइल में रूट्स प्रेजेंट है, रूट जो है सॉइल से पानी को एब्जॉर्व करेंगे जाइलम ट्यूब के थ्रू। जाइलम एक ट्यूब है जो वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, तो जो वाटर एब्जॉर्व किया रूट हेयर्स ने, बहुत और साइंटिफिक वे में बात की जाए तो रूट हेयर्स ने पानी को एब्जॉर्व किया, एंड देन इट विल ऊपर जाएगा स्टेम तक, स्टेम से जाएगा लीफ तक। तो जाहिर सी बात है, हमारा फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है बच्चों, आप सभी को पता है, लीफ में हो रहा है। हमारा जो फूड प्लांट प्रिपेयर कर रहे हैं, कहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं, लीफ में। तो जाहिर सी बात है, फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट की फूड को प्रिपेयर करने की प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो जो वाटर है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू ही जो है वाटर प्रोवाइड हो रहा है फॉर द फोटोसिंथेसिस। इट ट्रांसपोर्ट मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जो भी मिनरल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है फ्रॉम द सॉइल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कूल्स लीफ सर्फेसेस समटाइम्स 10 to 15 डिग्री बाय इवेपोरेट कूलिंग। जैसा कि मैंने कहा कि लीफ सरफेस कूल जब कब कूल होंगे, जब इवेपोरेट, जब वाटर जो है, जो एक्सेसिव वाटर, जब लीफ ने एक्सेसिव वाटर को ले लिया रूट हेयर से, रूट हेयर से अगर ऊपर तक पानी पहुंचा और उस पानी की जरूरत नहीं है उस लीफ को, तो वो बाहर निकाल देते, तो दैट इज नथिंग बट द ट्रांसपिरेशन। तो इसके कारण जो है लीफ की जो सरफेस होती है बहुत ठंडी होती है। अगर आप बहुत ध्यान से अगर पत्तों को देखेंगे, पत्ते की छाव को, एक पत्ते निकालिए, देखिए बहुत कूल है। कभी कभार 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कम हो जाती है बाय इवेपोरेटिव कूलिंग। इट मेंटेन्स द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स बाय कीपिंग सेल्स टर्जिड। तो ये जो सेल टर्जिड हो रही है, टर्जिड कब होता है सेल, जब पानी सेल के अंदर जा रहा है, प्लांट सेल के अंदर, तो सेल टर्जिड हो रही है। तो जो शेप और स्ट्रक्चर जो उस प्लांट का होना चाहिए वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू ही हो रहा है। तो सेल को टर्जिड रखने का काम भी ट्रांसपिरेशन का ही है। ठीक है, क्लियर है। सो नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन। ओके, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? इट इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ये डिफरेंसेस ऑलरेडी मैंने बोला था आपको लास्ट क्लास में डिस्कस करने का, लिख के लाने के लिए। तो गटेशन क्या है, लीफ के जो वेन्स होते हैं वहां से लिक्विड ड्रॉपलेट्स ऑफ द प्लांट से लॉस ऑफ लिक्विड हो रहा है। द ट्रांसपायर्ड वाटर इज प्योर वाटर। ट्रांसपिरेशन के केस में प्योर वाटर है, लेकिन गटेशन के केस में इट्स अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बोथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। बोथ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो प्लांट को जरूरत नहीं पड़ी वो लीफ के थ्रू, जैसा कि आप देख सकते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठेंगे तो ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती, दैट इज नथिंग बट द गटेशन। ट्रांसपिरेशन occurs थ्रू द जनरल सरफेस ऑफ लीव्स एंड यंग स्टेम्स। ट्रांसपिरेशन कहाँ हो रहा है, लीफ के सरफेस से या यंग स्टेम से हो रहा है। और गटेशन कहाँ हो रहा है, इट कॉमनली occurs एट द मार्जिन एंड टिप ऑफ द लिव्स। टिप ऑफ द लिव्स या तो मार्जिन। ओके, इट डज नॉट लीव एनीथिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द प्लांट। तो प्लांट के सरफेस वो कुछ नहीं छोड़ता है। लेकिन अगर हम गटेशन की बात करें तो ये इनकेस्ट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस। तो क्या होता है, सॉल्ट फॉर्मेशन होता है आफ्टर द गटेड लिक्विड। जब लिक्विड इवेपोरेट हो जाएगा तो वहां पे थोड़ी थोड़ी जो है सॉल्ट बच जाती है गटेशन के केस में। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन। ओके, अब हम बात करेंगे अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। अपटेक की बात करें, मोस्ट ऑफ द मिनरल आयंस आर एब्सॉर्ब। तो अब हम बात करेंगे कि जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स है वो कैसे प्लांट्स तक पहुंचते हैं। तो जितने भी मिनरल आयंस है वो पहले सॉइल एब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, तो सॉइल एक्टिवली एब्सॉर्ब बाय सॉइल। तो सॉइल में क्या है, लो है कंसंट्रेशन, और रूट में कंसंट्रेटेड हाई होता है मिनरल का। तो जब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तो लो टू हाई जाएगा, तो इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्योंकि हमें सॉइल से रूट तक पहुंचाना है। सॉइल में मिनरल का कंसंट्रेशन कम है, रूट में हाई है, तो इट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो लो से हाई तक जाएगा हमारा मिनरल न्यूट्रिएंट्स, तो दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस?
रीजन क्या है? मिनरल्स दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस और चार्ज, राइट? जितने भी मिनरल्स आपने पढ़ा, पोटेशियम, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम, ये सारे तो मिनरल्स है, राइट? तो ये सारे मिनरल्स पे ये जो आप देख सकते हैं ये सारे क्या है? चार्ज फॉर्म, इसको हम कहेंगे आयंस, ठीक है? ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है? आयंस, ये चार्ज साइड में। और इनकी कंसेंट्रेशन क्या होती है? लो कंसेंट्रेशन, दैट इज सॉइल, सॉइल में लो कंसेंट्रेशन है, टू हाई कंसेंट्रेशन दैट इज रूट। इसलिए हम इन्हें कहेंगे क्या? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, इसको कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सम ऑफ द मिनरल्स आर एब्जॉर्ब पैसिवली ऑल्सो। देखिए, कुछ मिनरल्स जो एक्टिवली एब्जॉर्ब हो रहे हैं और कुछ ऐसे मिनरल्स है जो पैसिवली भी एब्जॉर्ब हो रहे हैं, दैट मीन्स बोथ द वे, एक्टिव या पैसिव दोनों ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है इन केस ऑफ द मिनरल आयंस। ओके, अब हम बात करते हैं मिनरल एब्जॉर्प्शन बाय, कैसे हो रहा है? एक्टिव से हो रहा है, पैसिव हो रहा है, या बोथ ए एंड बी? अगर ये क्वेश्चन आते एग्जाम में तो आप क्या लिखेंगे? बोथ ए एंड बी, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट दोनों ही ट्रांसपोर्ट से मिनरल आयंस ट्रांसपोर्ट हो रही है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मोस्ट ऑफ द मतलब ज्यादातर जो मिनरल्स है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट फॉलो करते हैं। तो ये हमारा प्लांट सेल है जिसमें मैं बता रही हूँ आपको, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जाइलम है, ठीक है? तो जैसे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल होते हुए जाइलम ऑफ द प्लांट है, ठीक है? दिस इज द एंडोडर्मिस एंड दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इज द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना द मिनरल्स, ठीक है, टू द एंडोडर्मिस ऑफ द सेल। और इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं? दे आर द कंट्रोल पॉइंट्स। ओके, सो नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट विल टॉक अबाउट द ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयंस। तो मिनरल आयंस कैसे पहुंच रहे हैं? तो सबसे पहले ये एक डायग्राम को आप देख लीजिए। दिस इज एक छोटा सा प्लांट बनाया मैंने, ये प्लांट का रूट है, ठीक है? रूट्स हमेशा सॉइल सॉइल में ही रहते हैं। तो सॉइल में क्या है? हमारा आयंस है। अब वो आयंस जो है, मोस्ट ऑफ द आयंस वो कौन एब्जॉर्व कर रहा है? पहले रूट एब्जॉर्व कर रहा है। तो इन विच वे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और कुछ ऐसे भी हैं जो पैसिवली ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं कुछ, ठीक है? अब ये जो आयंस है जो रूट ने एब्जॉर्व किया, अब वो कहाँ जाएंगे? उस उस आयंस में क्या क्या मिनरल्स है? बेसिकली आयंस क्या है? मिनरल्स है जो प्लांट को जरूरत है। और वो को ट्रांसपोर्ट करने वाला है, बहुत इजी है, जाइलम। क्योंकि जाइलम का काम होता है वाटर एंड मिनरल्स को ले जाना। क्लियर है? तो अब ये जो ट्यूब मैंने बनाया व्हाइट कलर का, दिस इज जाइलम ट्यूब। अब ये जो आयंस जो सॉइल से रूट ने अब्जॉर्व किया है, अब वो ऊपर को, आई मीन लीफ को तो जाना ही पड़ेगा, राइट? अब ये मिनरल्स सारे पार्ट्स तक कौन पहुंचा रहा है? जाइलम लेके जा रहा है, तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। देखिए, जो भी प्लांट्स के पार्ट्स जो मैच्योर हो रहे हैं उनको जाहिर सी बात है मिनरल्स की, वाटर की जरूरत होगी। तो इस प्लांट में आप देख सकते हैं यहाँ डेवलपिंग एक फ्लावर है जो छोटा है, अब वो बड़ा हो रहा है, तो उसको भी मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट करेगा डेवलपिंग फ्लावर्स को। अब जो ये जो फल दिख रहा है आपको रेड कलर का, उस फ्रूट्स को भी जरूरत पड़ेगी मिनरल्स की, तो उसकी भी ट्रांसपोर्ट जाइलम कर रहा है। और ये जो लीफ है, यंग लीफ, जो छोटे छोटे लीफ है, अभी उनको भी मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी। तो जो लीफ छोटे से बड़े हो रहे हैं तो उनको भी मिनरल्स, वाटर, फूड प्रॉपर मिल रहा है, तब जाके वो लीफ बड़े हो रहे हैं, राइट? तो इस तरीके से जो है मिनरल आइंस ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं फ्रॉम द रूट्स, फ्रॉम द सॉइल टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। As soon as ions enter into xylem of roots by active or passive or combination of both, जैसे कि मैंने कहा, या तो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रहे आयंस या तो पैसिवली ट्रांसपोर्ट हो रही, या कॉम्बिनेशन बोथ एक्टिव एंड पैसिव। चीफ सिंक्स ऑफ मिनरल आयंस आर, तो जो चीफ सिंक्स दैट मीन्स जो मिनरल आयंस है वो कहाँ कहाँ तक पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये है, पहले यंग लीफ में जो छोटे छोटे लीव्स हैं, जो फ्लावर्स होंगे जो बिल्कुल छोटे हैं उनको मिनरल्स की जरूरत होगी, वो फ्लावर बड़े कैसे होंगे, राइट? फ्रूट की भी जरूरत होगी, जो फ्रूट छोटे हैं अभी राइपन नहीं हुए तो उनको भी जरूरत होगी मिनरल आयंस की, स्टोरेज ऑर्गन की, और सीड और मेरिस्टम्स, तो इन सभी को जो है मिनरल आयंस की जरूरत पड़ेगी। तो रूट एब्जॉर्व कर रहा है सॉइल से एंड देन जाइलम ट्यूब के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में मिनरल आयंस पहुंचा रहा है, ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं अनलोडिंग ऑकर्स एट फाइन वेन एंडिंग्स बाय, जो अनलोडिंग हुई। अब अनलोडिंग का मतलब हो रहा है कि सपोज ये एक प्लांट है, ठीक है? ये जो बड़ी लीफ है, ठीक है? दिस इज द बिग लीफ। अब ये लीफ
ओल्ड हो गई है, सपोज बुढ़ी हो गई है लीफ, तब ये लीफ जो है झड़ जाएगी। इस लीफ के अंदर भी मिनरल्स रहेंगे। तो क्या लगता है आपको बच्चों, क्या ये मिनरल्स उस लीफ के साथ ही झड़ जाएंगे? नहीं। प्लांट्स क्या करती है, जो ये मिनरल्स होगी, इस मिनरल्स ये मिनरल्स जो है छोटे लीफ में, जो यंग लीफ है बिल्कुल ही छोटे छोटे, वो लीफ में ट्रांसपोर्ट हो जाएगी ये सारे मिनरल्स। तो ये ओल्डर लीफ है, ये यंगर लीफ है, तो ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। तो ये अनलोडिंग हो रही है इस मिनरल का, ठीक है, by the process that is known as diffusion। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर, दिस इज द मोबाइल एलिमेंट्स, और यू कैन से these are the minerals that are present in the leaf। okay, certain elements example कैल्शियम प्लस, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जब हम मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। तो लाइक कैल्शियम 2 प्लस, ये क्या है, इमोबाइल एलिमेंट्स है। तो इसके बारे में मोबाइल और इमोबाइल एलिमेंट्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, हमें नेक्स्ट न्यू चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रोजन ट्रेवल्स एस, नाइट्रोजन कैसे ट्रेवल हो रहा है, जो कि हमारे मिनरल्स आयंस है जो बहुत ही जरूरी है प्लांट को, वो ऑर्गेनिक फॉर्म में ज्यादा और इनऑर्गेनिक फॉर्म में कम। और फास्फोरस और सल्फर ये किस वे में प्रेजेंट हो रहे हैं, स्मॉल अमाउंट्स, ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स कैरिड हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फ्रॉम द सोर्स टू सिंक। अब जाइलम का कहानी खत्म है, मिनरल्स हो गया, वाटर का ट्रांसपोर्ट हो गया। अब हम बात करेंगे कि फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे हो गया। ठीक है, तो फूड में क्या हो गया, लीफ, जैसा कि आप लोगों को पता है लीफ खाना बना रही है, तो लीफ लीफ ने खाना बना लिया। अब स्टेम तक, रूट तक पहुंचाने का जो काम है वो फ्लोएम का काम है। ठीक है, अब फ्लोएम क्या करेगी, सोर्स से सिंक तक खाना को पहुंचाएगी। अब यहाँ पे सोर्स कौन है, लीफ। क्यों सोर्स लीफ है, क्योंकि लीफ ने खाना को प्रिपेयर किया है। अब काम किसका है, फ्लोएम का काम है। फ्लोएम एक ट्यूब है जो लीफ से लेके रूट तक हमारे खाने को, फूड के खाने को पहुंचाएगी। और इस लीफ में क्या है, मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट है, जहां पे हमारे फूड प्रिपेयर हो रहे, फोटोसिंथेसिस हो रहा है बेसिकली, कहा मेसोफिल सेल्स में। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, फूड की ट्रांसपोर्ट हो रही है। ठीक है, अब इसको मैंने बाई डायरेक्शनल क्यों कहा है, ठीक है, तो ध्यान से सुनेगा। तो ये लीफ है, इसने फूड को प्रिपेयर किया, और ये चारों सारी जगहों पे इसने ट्रांसपोर्ट कराया, किसने किया, फ्लोएम पे। तो जो एक्स्ट्रा फूड है वो कहाँ आ गया, रूट पे जाके स्टोरेज, रूट स्टोरेज ऑर्गेन है। ठीक है, फूड को इसने स्टोर कर लिया। ठीक है, तो जब भी ऐसा समय आता है कि एक प्लांट की सारी लीफें झड़ जाती हैं, तो आपको दिखता है छोटे छोटे नए लिव्स आ रहे हैं, तो वो नए लिव्स को जब खाने की जरूरत पड़ेगी तो वो कहाँ से फूड लेंगे, व्हाट विल बी द सोर्स एट दैट टाइम। उस टाइम सोर्स कौन बनेगा, रूट बनेगा। क्यों, क्योंकि जो एक्सेसिव खाना था जो फूड ने प्रिपेयर, सॉरी प्लांट ने प्रिपेयर किया था, वो कहाँ पे स्टोर हो गया, इन द रूट। अब क्या होगा, जब खाना ऑलरेडी स्टोर है रूट में, तो जो नए लिव्स आ रहे, पतझड़ का समय होता है, स्प्रिंग के समय, जब सारे जो लीफ है वो झड़ जाते हैं, तो जो नए लीफ आते हैं उनको खाना कौन दे रहा है, रूट दे रहा है। तो डायरेक्शन कैसा हुआ, पहले लीफ से रूट तक आया, अगेन रूट से लीफ तक गया खाना, तो डायरेक्शन कैसा हुआ, बाई डायरेक्शनल। क्लियर है यहाँ तक? सोर्स एंड सिंक आर वेरिएबल, दैट इज डिपेंड्स, ये किस पे डिपेंड हो रहा है, प्लांट की नीड के अकॉर्डिंग ही ये डायरेक्शन जो है हो रहा है, और सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे जरूरत पड़ी प्लांट को तो उसने रूट से खाना को मांगा, एंड देन जो है लीफ वापस से ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब हम बात करेंगे अबाउट द फ्लोएम सेप। जब हम जाइलम पढ़ रहे थे तब हमने क्या पढ़ा था, जाइलम सेप, तो उसके कंपोजिशन किससे बनते हैं। ठीक है, फ्लोएम सेप कैसा बनता है, मेनली जो है वाटर, मेनली क्या है, वाटर प्लस सुक्रोज, ये दो मेनली होते हैं। उसके बाद और भी चीजें फ्लोएम सेप में इंक्लूड होती है, लाइक अदर शुगर, हॉर्मोन्स, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड कैसे होते हैं, इट्स ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, इनका नेचर कैसा होता है, इट्स नेचर इज ऑलवेज अल्कलाइन। अब हम पढ़ेंगे कि जो फ्लोएम के मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म का नाम है मास फ्लो हाइपोथेसिस और प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस को हम पढ़ने वाले हैं आज। चलिए, तो ये एक लीफ है, इस लीफ पे मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि आपको दिख रहा है ये लीफ है, यहाँ पे मेसोफिल सेल्स है, राइट। मेसोफिल सेल्स कहाँ, यहाँ पे लीफ में जो मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होती है वहां पे हमारा फोटोसिंथेसिस हो रहा है।
ठीक है। ये जाइलम है, फ्लोएम है। जाइलम का काम है वाटर एंड मिनरल्स को पहुंचाना रूट से डिफरेंट पार्ट तक, ठीक है। और फ्लोएम का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना लीफ से डिफरेंट पार्ट तक, अगेन रूट से डिफरेंट पार्ट, जैसे नीड हुई, जरूरत हुई प्लांट को, राइट। तो मेसोफिल सेल्स में क्या हो रहा है, ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज है ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, इनटू सुक्रोज, दैट इज डाइसैकेराइड। अब यही सुक्रोज जो प्रेजेंट है कहाँ, मेसोफिल सेल्स में। अब यही सुक्रोज जो है, जो सुक्रोज बन गया, जो सुक्रोज है लीफ के मेसोफिल सेल्स में, अब वो ट्रांसलोकेट हो रहे हैं फ्लोएम ट्यूब के थ्रू टू रूट पे जाएंगे, क्योंकि रूट को बहुत ही ज्यादा है जरूरत है फूड की, क्योंकि जड़ों में खाना नहीं जाएगा तो एक पौधा मर जाएगा, राइट। तो एक ये बेसिक रफ एंड टफ फॉर्म में दिखाया मैंने। अब हम बात करेंगे इसके डिटेल्स में, तो इस डायग्राम को देख के कंफ्यूज नहीं होइएगा। सबसे पहले हम बहुत ही सिंपल वे में हाई जाइलम, पहले मैंने एक सेल बनाया है जो कि जाइलम है, ये फ्लोएम है, और ये कंपेनियन सेल है, और ये सुक्रोज कंपेनियन सेल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे मेसोफिल सेल्स मिलेंगी। ये मेसोफिल सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, लीफ में प्रेजेंट है, जो कि फूड को प्रिपेयर करने वाली है। और ये क्या है, रूट है, ठीक है। ये चार पहले इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद मैं बता रही हूँ। सबसे पहले हम फ्लोएम को पढ़ेंगे। फ्लोएम में फ्लोएम नहीं, सबसे पहले हम मेसोफिल सेल्स को क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि मेसोफिल सेल्स में हमारा फूड प्रिपेयर हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रही है यहाँ, ठीक है ना। तो उसके बाद ये सारी चीज को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले फूड प्रिपेयर हुआ, सुक्रोज प्रिपेयर हुआ। अब ये सुक्रोज फूड तो बन गया मेसोफिल सेल में, अब ये कहाँ जा रही है, सबसे पहले कंपेनियन सेल में जा रही है, ठीक है। ये सुक्रोज कंपेनियन सेल में जा रही है, ध्यान से सुनेगा। उसके बाद कंपेनियन सेल से ये फूड कहाँ जा रही है, फ्लोएम पे जा रही है ना। फ्लोएम पे जाने के बाद यहाँ पे पिट फिल्स प्रेजेंट है, जिसके थ्रू जो है सुक्रोज यहाँ पहुंच रहा है, ठीक है। जब यहाँ पे, ध्यान से सुनेगा, यहाँ पे सुक्रोज पहुंचा तो हमारा जो सॉलिड की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो गया, सॉलिड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, दैट इज टर्मिनल प्रेशर क्यों इंक्रीज होगा, जब सॉलिड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो मीडियम क्या हो गया, हाइपरटोनिक हो गया। आप लोगों को पता है सॉलिड की कंसंट्रेशन ज्यादा, हाइपरटोनिक हो गया, क्लियर है। अब अब हम क्या बात करेंगे कि जाइलम, जाइलम क्या है, जाइलम में आपको पता वाटर है। अब ये जो पानी है, ये पानी कहाँ जाएगा, फ्लोएम में जाएगा, वाटर एंड मिनरल्स, राइट। अब ये वाटर, जैसे कि आपको पता, अगर फ्लोएम हाइपरटोनिक है तो जाइलम क्या होगा, हाइपोटोनिक होगा। अब यहाँ ऑस्मोसिस की थ्योरी लग जाएगी। अब क्या होगा, वाटर विल फ्लोज हाइपो टू हाइपर, तब हमारा जो वाटर है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, हाइपो से हाइपर, ऑस्मोसिस हो रहा है। एंड देन हमारा जो सुक्रोज है वो क्या हो गया, वो टर्चिड हो गया, फुल गया। तब जब ये जो वाटर पहुंचा जाइलम से फ्लोएम तक, उस वहां पे क्या टर्गर प्रेशर क्रिएट होगा। ऑलरेडी पिछली क्लास में मैंने टर्गर प्रेशर के बारे में बताया है। टर्गर प्रेशर क्रिएट हो गया तो दैट मीन्स टर्गर प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्लियर है। फ्लोएम को क्या कहते हैं, सिव ट्यूब कहते हैं, छन्नी जिसको कहते हैं, राइट, ठीक है। अब ये जो टर्गर प्रेशर क्रिएट हुआ, इसके कारण ये जो वाटर है ये अब जाएगा नीचे की ओर, ठीक है। अब ये देखिए पानी गया नीचे में, नीचे से जाने के बाद ये हमारा कंपेनियन सेल में जो वाटर, जो सुक्रोज है, सुक्रोज एंड वाटर दोनों आएगा। सिर्फ वाटर ही नहीं आएगा, जो सुक्रोज हमारा मेसोफिल सेल में बन गया, कंपेनियन सेल में आया, फ्लोएम में आया, अब ये रूट में जाना है इसको, राइट। अब रूट में कैसे जाएगा, तो ये कंपेनियन सेल में सुक्रोज और वाटर दोनों गया। अब यही वाटर कहाँ गया, रूट में गया, ठीक है। तो दैट मीन्स लोडिंग ऑफ सुक्रोज, ये जो सुक्रोज लोड हुआ कहाँ, फ्लोएम में। जो सुक्रोज हमारे मेसोफिल सेल में बन गया, ध्यान से सुनेगा, अभी लोड हुआ पहले फ्लोएम में, तो उसको हम कहेंगे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्लियर है। अब ये जो फ्लोएम है, एग्जिट ऑफ सुक्रोज फ्रॉम फ्लोएम, अब जो सुक्रोज बाहर आ गया फ्लोएम से, कहाँ गया, रूट को गया, उसको हम क्या कहेंगे, उसको भी हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसको हम कहेंगे अनलोडिंग। लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग कहाँ हो रहा है, जब लीफ में मेसोफिल सेल्स में सुक्रोज बन गया, वो फ्लोएम में चला गया, दैट इज लोडिंग। अब फ्लोएम से रूट तक गया, दैट इज अनलोडिंग, क्लियर है। अब ये जो फ्लोएम बना, ये किस लिए, इट इज यूटिलाइज्ड, जो सुक्रोज बन गया इट इज यूटिलाइज फॉर एनर्जी। अभी जो सुक्रोज है वो एनर्जी के फॉर्म में। अब जैसे कि मैंने कहा कि रूट भी एक स्टोरेज ऑर्गन है, अब यहीं पे जो सुक्रोज है वो स्टोर रहेगा, जो खाना प्रिपेयर किया लीफ ने वो स्टोरेज होगा कहाँ पे, लीफ पे होगा, फॉर स्टोरेज होगा एनर्जी के लिए और सेलुलोज फॉर्मेशन के लिए। ये कहाँ हो रहा है, सारे रूट में ये सारी चीजें स्टोर हो जा रही है। तो बल्क फॉर्म में
मास फॉर्म में ये स्टोरेज हो रहा है, इसको हम कहेंगे मास फ्लो हाइपोथेसिस या बल्क फॉर्म में। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं। सुक्रोज जो मेसोफिल सेल थे, पहले वो कंपेनियन सेल में एंटर किया, इस डायग्राम को ही मैंने लिखा है। फ्रॉम कंपेनियन सेल सुक्रोज एंटर्स इनटू सिव ट्यूब एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखिए, ये इसको फ्लोएम को क्या कहेंगे, सिव ट्यूब। तो कंपेनियन सेल से सिव ट्यूब में गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद सुक्रोज की एंट्री हुई सिव ट्यूब में, तो वो मीडियम क्या हो गया, हाइपोटोनिक हो गया, क्योंकि सुक्रोज की कंसेंट्रेशन बढ़ गई इनसाइड द फ्लोएम सेल। उसके बाद जो वाटर थे फ्रॉम एडजेसेंट जाइलम, अब जाइलम से जो पानी थे वो कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फ्लोएम बाय ऑस्मोसिस। हाँ, एक और बात मैं यहाँ छोड़ दी हूँ, जो एक्सेसिव वाटर थी फ्लोएम में वो वापस जाके जाइलम में चला जाएगा। ठीक है, तो हो गया वाटर फ्रॉम एडजेसेंट जाइलम जो है वो फ्लोएम में पहुंच गया ऑस्मोसिस के थ्रू। अब बिकॉज ऑफ एंट्री ऑफ वाटर इनसाइड सिव ट्यूब, जब पानी पहुंच गया सिव ट्यूब में फ्लोएम में, तब क्या हो गया, टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स जो फ्लोएम सेप थी इट फॉलोज इट्स ग्रेडियंट एंड फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। जो फ्लोएम सेप थी अब वो ग्रेडियंट फॉलो करेगी, लो से हाई तक प्रेशर एरिया तक, टू लो प्रेशर सिंक तक, सोर्स से सिंक तक, तब जो इवेंचुअली फ्लोएम सेप जो है वो सिंक तक पहुंच जाएगी। उसके बाद जो सुक्रोज थी जो अनलोडेड थी फ्लोएम से एक्टिव ट्रांसपोर्ट तक पहुंचेगी, जिसको फ्लोएम अनलोडिंग कहते हैं। जो वाटर बच गई लेफ्ट बिहाइंड इन द फ्लोएम, अब वो पानी कहाँ जाएगी, वापस से जो फ्लोएम में पानी बच गई वो पानी वापस कहाँ जा रही है, जाइलम में। तो इस तरीके से जो है प्रोसेस होता रहता है इन बल्क फॉर्म में, जिसको कहेंगे मास फ्लो हाइपोथेसिस बल्क फॉर्म में। ठीक है, अब हम बात करेंगे गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, जो कि साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम है बाय मल्फिगी। तो इन्होंने क्या किया था, एक ये ट्री है, ट्री के ऊपर आप ब्राउन कलर का देखते हैं ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, बार्क। ठीक है, तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ये पूरा जो है ना इस तरीके से ये बार्क है, तो एक पार्ट उन्होंने बार्क का रिमूव कर दिया। ठीक है, और उनका एम था कि प्रूव करना कि फ्लोएम ही वो ऐसा टिश्यू है जो फूड की ट्रांसपोर्टेशन में पार्ट ले रही है। बार्क का मतलब होता है पेरिडर्म और सेकेंडरी फ्लोएम प्रेजेंट है। अब इस बार्क को हमने रिमूव कर लिया। ठीक है, बार्क रिमूव हो गया, तो जैसे कि आपको पता है बार्क में क्या हो गया, फ्लोएम है। हाँ, और जाइलम को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जाइलम इनसाइड द सेल वाटर मिनरल्स का काम कर रही है। बार्क में सिर्फ फ्लोएम प्रेजेंट है, जाइलम को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जब हमने इस बार्क को रिमूव हो गया किया, तो जो खाना जो फूड है, जो फूड ने प्रिपेयर किया है, यहाँ तक रूट तक पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि यहाँ बार्क रिमूव हो गया है। फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन है, फ्लोएम का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना लीव से टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट रूट्स तक। तो ये यहाँ पे इन्होंने कट कर दिया है वुड को, तो इसी वजह से आप देख सकते हैं इस तरीके से स्वेलिंग प्रेजेंट हो रही है, बिकॉज क्योंकि हमने बार्क को रिमूव किया। और इस तरीके से जो ये इसको कहते हैं रिंग, तो यहाँ पे बहुत सारी जो मटेरियल्स है वो एक्यूमुलेट हो रही है। ग्रिडलिंग एक्सपेरिमेंट में इनका यही कहना था, ये बता रहे हैं कि जो फूड की ट्रांसलोकेशन है सिर्फ फ्लोएम करती है, वही एक टिश्यू इन्वॉल्व है। तो फ्लोएम की ट्रांसलोकेशन कैसी होगी, बाई डायरेक्शनल होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो गर्लिंग एक्सपेरिमेंट है उन्होंने ये प्रूव किया कि फ्लोएम जो टिश्यू है वो इन्वॉल्व है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड पे। ठीक है, क्लियर है। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हम बार्क, ट्री के बार्क को रिमूव कर दें, तो प्लांट की ऐसे कौन सी टिश्यू है, प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड होगा, और रूट होगा या लीफ होगा। हाँ, तो रूट होगा कि लीफ होगा, जाइलम होगा, कौन इफेक्ट होगा सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा रूट, सबसे पहले रूट मरेगा। क्यों, क्योंकि जो फूड लीफ ने प्रिपेयर किया, जो फूड लीफ ने प्रिपेयर किया वो फ्लोएम तक पहुंच नहीं पाया, इसी तरह सबसे पहले रूट खत्म हो जाएगा, है ना। लीफ को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जाइलम इनसाइड द सेल है, और जाइलम का काम है पानी और मिनरल्स को पहुंचाना। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सबसे पहले उस प्लांट का रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं कुछ। अकॉर्डिंग टू प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, फ्लोएम लोडिंग प्रोड्यूसेस अ हाइपोटोनिक कंडीशन इन sieve ट्यूब्स। वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट फैसिलिटेट्स द मास मूवमेंट इन द फ्लोएम। जैसे कि मैंने कहा फ्लोएम लोडिंग में हाइपोटोनिक कंडीशन हो जाती है sieve ट्यूब में। वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट फैसिलिटेट्स द मास मूवमेंट, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है जो मूवमेंट कर रहा है फ्लोएम में, तो आंसर क्या है, ए एंड बी गलत है। फ्लोएम अनलोडिंग इज a passive process, it's an active process. Okay, next, although a girdled up to bast tree may survive for some time, but it will eventually die because, तो जब हम एक ट्री का बार्क रिमूव कर रहे हैं, गर्डल कर रहे हैं, तो वो ट्री कुछ समय तक सर्वाइव होगी बट मर जाएगी। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि जो सुगर्स हैं और
वाटर का तो काम जाइलम का है, तो गलत है क्योंकि हमारा यह क्वेश्चन फ्लोएम से रिलेटेड पूछा जा रहा है। तो सुगर जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स है वो जो है नीचे नहीं आएंगे, रूट तक नहीं आएंगे, इसी वजह से जो है प्लांट खत्म हो जाएगी। ठीक है। Next, phloem loading and unloading process are respectively active, passive, passive, active. No, both process क्या है? Phloem loading, unloading. It's an active process. Okay. Much of the nitrogen in xylem sap is carried in organic form. In phloem, movement of nutrients is always unidirectional. तो देखा जैसे कि मैंने कहा नाइट्रोजन का जो xylem sap में ज्यादातर ऑर्गेनिक फॉर्म में कैरी होते हैं। ए इज करेक्ट। बी क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जो मूवमेंट था फ्लोएम में वो यूनि नहीं था, वो बाई डायरेक्शनल था। ठीक है। हाँ, अगर मल्फिगेन सर बोलते अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक होता उनके रिलेटेड में तब यूनिट डायरेक्शन होता, लेकिन जनरल व्यू में अगर देखा जाए तो फूड की ट्रांसलोकेशन क्या होती है? बाय डायरेक्शनल होती है। ओके, सो बी गलत है, आंसर ए इज करेक्ट। ओके, तो आज का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप जाके एनसीईआरटी की बुक को लाइन बाय लाइन पढ़िए। कोई भी डाउट्स हो कोई भी लाइन में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और जाके एज मनी नंबर क्वेश्चंस आप करिए। जाके कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द वेरी न्यू चैप्टर। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।